नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत रोज मैं 10 प्रश्न लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से समझाता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन भारतीय क्रांतिकारियों को इंग्लैंड में मृत्युदंड दिया गया। तो देखिए, हमारे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, मतलब कि जब राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था, तो हमारे भारत के अंदर में रह करके कई सारे लोग अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए और कुछ लोग जो है क्रांति के माध्यम से। तो कई सारे क्रांतिकारी संगठन भारत में सक्रिय थे और कई सारे क्रांतिकारी संगठन भारत के बाहर अन्य देशों में भी सक्रिय थे। तो कई सारे क्रांतिकारियों को भारत के बाहर अंग्रेजों द्वारा पकड़कर उनको दंडित किया गया और कुछ को मृत्यु दंड भी दिया गया। तो आपको बताना है कि किन क्रांतिकारियों को भारत के बाहर, यहाँ साफ साफ बोल रहा है इंग्लैंड में मृत्यु दंड दिया गया। प्रफुल्ल चाकी दिया हुआ है, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह और श्यामजी वर्मा। तो यहां से जो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह इन दोनों को इंग्लैंड में मृत्युदंड दिया गया था। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या कुछ किया था। सबसे पहले मदन लाल ढींगरा जी के विषय में देखो। मदन लाल ढींगरा जी ना मात्र 26 वर्ष के थे, 25 या 26 वर्ष के। तो ये इंग्लैंड में पढ़ने को गए हुए थे और वहां पर उस समय कई सारे छात्र जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे और इनके इंग्लैंड में जो इनको आश्रय देता था, जो इस तरह की गतिविधियों में इंग्लैंड में लिप्त थे, वो थे श्यामजी वर्मा। ये भी क्रांतिकारी थे और इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस नाम से, मतलब इनका जो घर था वो इंडिया हाउस कहलाता था। तो वहाँ पर जो है छात्र जाकर के रुकते थे और एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था श्यामजी वर्मा का घर। तो जो मदन लाल ढींगरा वो भी क्रांतिकारी युवकों के साथ शामिल थे। तो क्या होता है, मदन लाल ढींगरा इन्होंने एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी, जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, हटकरजन वाइली। अच्छा, ये वो कर्जन नहीं है जिसने बंगाल का विभाजन किया था, वो दूसरा है, ये दूसरा है। ये जो कर्जन है हटकरजन वाइली, ये ना, एक मिनट में ना थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गले में थोड़ा सा खराश है, सॉरी। तो ये जो कर्जन है ना, कर्जन वाइली, ये ब्रिटेन में एक संस्था थी जो कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन को नियंत्रित करती थी। एक तरह से इंग्लैंड में रह करके भारत को नियंत्रित करने वाली संस्था का सेक्रेटरी था हटकरजन वाइली। तो मदन लाल ढींगरा जी ने उसकी हत्या कर दी। जो कर्जन है ना, उसको 5 गोलियां मारी थी मदन लाल ढींगरा ने, जिसमें से 4 सटीक निशाने पर लगी थी उसके चेहरे पर और एक जो है चूक गई और एक गोली जो है उस कर्जन वाइली को एक व्यक्ति बचाने को आ रहा था, तो उसको मदन लाल ढींगरा ने मार दिया। और इसके बाद मदन लाल ढींगरा का विचार ये था कि वाइली को मारने के बाद वो खुद को भी गोली मार लेंगे, लेकिन उनके बंदूक की 6 गोली समाप्त हो चुकी थी। तो वो जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, मदन लाल ढींगरा के संबंध में ना आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो मदन लाल ढींगरा थे, इनके जो साथी थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, और उस समय ना विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीडी सावरकर, वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है ना, जिन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी थी जो उस समय प्रतिबंधित भी हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पढ़ी गई थी। तो विनायक दामोदर सावरकर जी वो वहाँ पर क्रांतिकारियों के एक तरह से नेता कह सकते हैं वो थे। तो मदन लाल ढींगरा के जो साथी होते हैं ये विनायक दामोदर सावरकर के पास जाते हैं मदन लाल ढींगरा की शिकायत लेकर के। उनकी शिकायत ये होती है कि जो मदन लाल ढींगरा है ये हमको धोखा दे सकता है, क्योंकि जो मदन लाल ढींगरा है ना, इसके विषय में कई सारी चीजें ऐसी थी। देखिए क्या था कि जो मदन लाल ढींगरा है, इसके जो परिवार वाले थे, इसके जो पूर्वज थे, वो अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे और मदन लाल ढींगरा के भाई भी इंग्लैंड में थे, तो वो भी अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे। तो इनके साथियों को लगता है कि मदन लाल ढींगरा कभी भी हमको
धोखा दे सकता है, क्योंकि मदन लाल ढींगरा ना अंग्रेजों के लिए जो क्लब थे जहां पर अंग्रेज और उनके समर्थक जाया करते थे, तो वहां पर ये मदन लाल ढींगरा जाया करते थे। इसके अलावा करजन के साथ भी इसके संबंध थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन क्रांतिकारियों को लगता है कि ये जो है कभी भी हमको धोखा दे सकता है। लेकिन जो विनायक दामोदर सावरकर थे वो बोलते थोड़ा रुकते हैं, कुछ और देखने, पक्के सबूत और मिले, उसके बाद हम कुछ कार्यवाही करेंगे। तो ये कुछ करते, इससे पहले ही मदन लाल ढींगरा ने जो करजन वायली है उसकी हत्या कर दी। और इन क्रांतिकारियों को भी लगा कि भाई हम लोग जो है मदन लाल ढींगरा के बारे में गलत सोच रहे थे। देखो, मदन लाल ढींगरा ने जो किया ना, वो किसी को भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। उन्होंने अपनी इच्छा से की। और जब मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को मारा तो वहां पर इंग्लैंड में जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने मदन लाल ढींगरा के विरुद्ध एक जो होता है ना निंदा प्रस्ताव पारित करना, इस टाइप से, तो वैसा कुछ किया। एक सभा बुलाया गया और उसमें बोला गया कि जो मदन लाल ढींगरा है उसने हमारे देश का नाम डुबो दिया, हमको मतलब अंग्रेजों के प्रबल समर्थक हैं, तो ये जो है देश का नाम बदनाम कर दिया, अपने कुल के मान को मिटा दिया, इस टाइप से। यहाँ तक कि मदन लाल ढींगरा का जो भाई था, जो वहीं पढ़ता था इंग्लैंड में, वो भी बोलता है कि इसने हमारे कुल को बदनाम कर दिया, हमारे भारत देश को इसने बदनाम कर दिया। देखो, काम अच्छा किया है, लेकिन ये सब जो हैं अंग्रेजों के समर्थक थे। वहीं विनायक दामोदर सावरकर और उनके साथी यहाँ पर मदन लाल ढींगरा का पक्ष लेते हैं कि उसने जो भी किया है अच्छा किया है और हमें उस पर गर्व है। तो इस टाइप की बातें करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मदन लाल ढींगरा जिसके परिवार वाले अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे, और मदन लाल ढींगरा ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो इनको जो है गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता है और बाद में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। बात करें उधम सिंह की। उधम सिंह जो कि पंजाब के थे, और 13 अप्रैल सन 1919 को क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में जो उस समय के जो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, ब्रिगेडियर आर डायर, उसने जो है निहत्ती भीड़ पर गोली चालन किया था, जिससे कई सारे लोग मारे गए थे। और ये जो उधम सिंह थे ये भी उस भीड़ का हिस्सा थे, मतलब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का ये प्रत्यक्षदर्शी थे। इन्होंने अपने लोगों को मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, जिससे ये पूरी तरह से मतलब तमतमा गए। और इन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी को उठा करके शपथ ली कि मैं जो है ये काम करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर दो नाम आते हैं, आप लोग ध्यान रखना। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, दो नाम, एक आएगा आपको आर डायर, ब्रिगेडियर आर डायर, ये जो है अमृतसर शहर का प्रमुख पुलिस अधिकारी था। एक और नाम आएगा ओ डायर, माइकल ओ डायर। ये जो माइकल ओ डायर था ये पंजाब का गवर्नर था, और सब कुछ जो है इसी के द्वारा हुआ था। भाई देखो, अब एक जो छोटा अधिकारी है वो किसकी बात मानेगा, अपने ऊपर वाले अधिकारी की ना। जब तक ऊपर वाला अधिकारी कुछ उसको ऑर्डर नहीं देगा वो नहीं करेगा। तो इसी को मतलब जो पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसी को दोषी माना, और उसने शपथ ली कि वो ओ डायर को मार करके ही रहेगा। और इसके लिए उधम सिंह ने 21 वर्षों तक इंतजार किया। तो जो ओ डायर था ये बाद में इंग्लैंड चला जाता है, और जो उधम सिंह है ये भी माइकल ओ डायर को खोजता खोजता इंग्लैंड चला जाता है, और वहाँ पर रह करके ये 1934 में इंग्लैंड पहुँचता है। ध्यान रखेंगे, 1934 में जो उधम सिंह है ये इंग्लैंड पहुँचते हैं, और वहाँ पर घर वगैरह भी लेते हैं, और एक गाड़ी भी खरीदते हैं, बंदूक भी खरीदते हैं। गाड़ी इसलिए कि ताकि उनको कहीं भी जाना हो, जहाँ भी पता चले कि वहाँ पर माइकल ओ डायर है, तो आराम से पहुँचा जा सके। तो इस चीज़ के लिए तो बंदूक, गाड़ी, घर, ये सब की व्यवस्था करते हैं, और वहाँ पर रह करके उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। उनको मौका मिलता है 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को, तो 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, और ये भागते नहीं है, गिरफ्तारी दे देते हैं। इनके ऊपर भी केस चलता है, और बाद में इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। इनको मृत्युदंड दिया गया था 31 जुलाई 1940 को। हत्या कब हुई थी माइकल ओ डायर की, तो 13 मार्च 1940 को। अच्छा, इन्होंने जो बंदूक था वो ना एक किताब में छुपा करके ले गए थे। आप लोगों ने देखा होगा पुराने फिल्म वगैरह में
किताब के जो पन्ने हैं उसको कैसे काटा जाता है ना, जिस भी चीज़ को छुपाना है उसके सामान काटा जाता है और उसमें छुपा लो और किताब को बंद कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो उस तरह से छुपा करके ये ले गए थे। तो ये दो लोग, उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा, इन दोनों को इंग्लैंड में फांसी हुई थी। बाकी जो श्यामजी वर्मा जो कि इंग्लैंड में ही सक्रिय थे, इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। प्रफुल्ल चाकी के संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे कि सन 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों ने मिलकर के ना, एक न्यायाधीश थे, एक जज थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, तो इसको मारने का प्लान बनाया जाता है। लेकिन गलती से दो यूरोपीय महिलाएं मारी जाती है और जो खुदीराम बोस है वो पकड़ लिए जाते हैं। और जो प्रफुल्ल चाकी है ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के हाथों लगे, ये जो है खुद को ही गोली मार लेते हैं। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी और खुदीराम बोस के संबंध में कहा जाता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये 1908 की बात है। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था, ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा आप लोगों का? 2 और 3। हाँ, 2 और 3 स आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। फारसियों ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा। फारसी कौन होते हैं? तो जो ईरान है ना आज का, देखो पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान के बाद है ईरान, वहां के लोगों को ईरानी कहा जाता है और ईरान का ही दूसरा नाम मिलता है फारस। इसके अलावा इसको पर्सिया भी बोला जाता था। तो फारस, पर्सिया, ईरान एक ही स्थान का नाम है। तो जो फारसी लोग थे उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, मतलब कि हमारे भारत क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। देखो जो फारसी थे ना, मतलब कि जो फारसी भाषा है उसमें संस्कृत में जो स शब्द होता है ना उसको ह प्रयोग करते हैं, स को ह बोलते हैं। तो जो सिंधु है उसको क्या बोलते हैं? हिंदू। सिंधु को क्या बोलेंगे? हिंदू से ही निकला हिंदू। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं उस समय के, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, और उसमें इस क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द मिलता है। बिल्कुल सही है पहला कथन। अगला दिया है इंडिया शब्द यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत को ना इंडिया किसने कहा? तो यूनानी अथवा ग्रीक लोगों ने। यूनानी और ग्रीक दोनों एक ही को बोला जाता है। सिकंदर यूनानी था ना जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो यूनानी थे, ग्रीक लोग थे, ये सिंधु नदी को बोलते थे इंडस नदी। क्या बोलते थे? इंडस नदी। और इंडस से ही निकला इंडिया। बिल्कुल सही है। अगला है राजा भरत के नाम पर इस पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया तथा इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। बिल्कुल सही कथन है ये भी। भरत कभी लेके थे ना, तो उसके जो राजा थे उसी के नाम पर इस क्षेत्र को भारत कहा गया। एक और याद रखेंगे, हिंदुस्तान। हमारे भारत को हिंदुस्तान भी बोला जाता है ना। तो हिंदुस्तान किसने कहा? तो देखिए फारस में एक राजवंश हुआ सासानी। ये जो सासानी शासक थे फारस के, ये फारस है ना, फारस के सासानी शासकों द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी में कुछ अभिलेखों में इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे 3री शताब्दी ईस्वी, जिस समय हमारे भारत में गुप्त वंश की शुरुआत हो रही थी, तो उसी समय फारस में सासानी वंश के शासकों द्वारा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। अच्छा, ये जो सासानी है ना, इसको सामानी भी लिखा जाता है, कुछ पुस्तकों में सामानी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आंसर होगा आपका? 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो है ना, अभी मैंने पीछे बताया करजन, वो अलग करजन है, और ये है भारत का वायसराय करजन, जिसने बंगाल का विभाजन किया था सन 1905 में। तो इसकी नीतियों के कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने मुगल बादशाह औरंगजेब से इसकी तुलना की थी। औरंगजेब जो कि बड़ा ही धर्मांध शासक था, जिसने गैर मुस्लिमों पर बहुत सारे अत्याचार किए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मराठे हो, राजपूत हो, किसी को भी इसने नहीं छोड़ा, सभी को इसने परेशान किया।
तो ये बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला दिया है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानडे जी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, महादेव गोविंद रानडे, जिनको शॉर्ट में MG रानडे भी बोला जाता है। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को किसने अपना गुरु स्वीकार किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट दिया है महादेव गोविंद रानडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो तीनों कथन यहां पर सही है, 1 2 3 आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों पर विचार कीजिए। तो कुछ अधिवेशन दिए हैं कांग्रेस के अधिवेशन, तो देख लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों के विषय में। पहला दिया है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। राष्ट्रगान जिसकी रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा था ना, जनगण मन। तो ये जो जनगण मन है, राष्ट्रगान है, इसको पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। तो किस अधिवेशन में? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों वंदे मातरम 1896 में और राष्ट्रगान 1911 में। दूसरा है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1917 में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में भारत के जो तिरंगा झंडा है उसको कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। अगला दिया है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ना 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 ना, ये गलत है। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित होता है? कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ध्यान रखना, जो एनी बेसेंट है वो महिला तो थी, लेकिन वो भारत की नहीं थी, विदेशी थी। इसी कारण से अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाता है, वहां आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। तो ध्यान रखना, ये कानपुर में 1925 का अधिवेशन। अच्छा, महात्मा गांधी बोल रहा है ना, तो महात्मा गांधी ने सन 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के केवल और केवल एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि यही बेलगांव अधिवेशन था 1924। तो यहाँ आपका पहला और दूसरा ही सही होगा, तो 1 2 सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय में क्या घटना घटित नहीं हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका जो कार्यकाल था, मतलब इसने कब से कब तक वो मतलब इसका कार्यकाल था, तो देखो 1813 से 1823, 10 वर्ष का इसका कार्यकाल था। आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय हुआ, पिंडारियों का दमन भी इसी के समय हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय हुआ। लेकिन ये जो ठगों का दमन है, ये किसके समय हुआ था? तो विलियम बेंटिक के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल रहा, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। तो देखो, आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि इसी के समय में हुआ, हेस्टिंग्स के समय। अच्छा, कुछ लोग ना हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स में कंफ्यूज होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, वो अलग है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। ये खाली हेस्टिंग्स, इसके नाम के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ हेस्टिंग्स। तो इसी के समय में पहला नहीं, आंग्ल नेपाल युद्ध एक ही बार हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और इस समय जो नेपाली थे, जिनको गोरखा भी बोला जाता है, गोरखा जाति थी उनकी, तो गोरखाओं के जो शासक थे, राजा थे, वो थे अमर सिंह थापा। तो इनको जो है परास्त किया जाता है, और नेपाल जो है अंग्रेजों का मित्र बन जाता है। ध्यान रखना, नेपाल पर
अंग्रेजों ने पूर्णतः अधिकार नहीं किया था, क्योंकि नेपाली बड़े शक्तिशाली थे और नेपालियों को हराने में अंग्रेजों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था। तो ये मित्र राष्ट्र बन गया। पिंडारियों के दमन की बात करें तो ये भी हेस्टिंग्स के समय की ही घटना है। पिंडारियों का दमन देखिए, जो पिंडारी थे शुरुआत में ये दक्कन के जो शासक थे, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो हैदराबाद का निजाम हो या फिर कोई भी शासक हो, उनके यहाँ काम किया करते थे। जब कभी भी इन शासकों को अतिरिक्त सैन्य बल की आवश्यकता पड़ती तब इन पिंडारियों को बुलाया जाता और इन पिंडारियों को इनकी सेवाओं के बदले में कोई वेतन नहीं दिया जाता था। इनको लूट में प्राप्त जो भी वस्तु प्राप्त होती थी ना, लूट में सोना चांदी जो भी, उसमें से इनको हिस्सा दिया जाता था। कालांतर में क्या हुआ, इस क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में थोड़ी शांति स्थापित हो गई। शांति से मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है इन दक्कन के शासकों को अपने साथ संधि कर करके इनके मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और इनके विदेश नीतियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपनी सेनाएं सहायक संधि के माध्यम से इन राज्यों में खड़ी कर दी। सहायक संधि की एक शर्त थी ना कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य अपने यहाँ एक अंग्रेज सेना रखेगी। तो अब जो है पिंडारियों की आवश्यकता इन शासकों को नहीं पड़ती थी। तो जो पिंडारी जो कि इनके लिए काम करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, एक तरह से वो बेकार हो गए। तो अब वो क्या करने लगे, नगरों को लूटने लगे, चाहे वो मराठों के राज्य के नगर हो या हैदराबाद के निजाम के राज्य के नगर हो या फिर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र वाले नगर हो, वो कहीं भी लूटपाट करते। तो इससे जो है सब परेशान थे। तो हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए उचित रणनीति बनाई और इनका दमन किया। उसके बाद दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817-18 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जो पूना के पेशवा थे, नागपुर के भोसले थे, ये सब जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं, ग्वालियर, इंदौर का होलकर, और ये सब जो है एक एक करके युद्ध में हार जाते हैं और अंग्रेजों से संधि करके अंग्रेजों के अधीनस्थ हो जाते हैं। पेशवा का पद को ही समाप्त कर दिया जाता है और जो आखिरी पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसको दक्कन से निष्कासित करके कहाँ भेज दिया जाता है, कानपुर के निकट एक छोटी सी जागीर दे दी जाती है बिठ्ठुर नाम की, तो वहां उसको भेज दिया जाता है। और जितने भी मराठे सरदार थे, चाहे वो भोसला हो, होलकर हो, सिंधिया हो, और ये जो गायकवाड़ है वो तो पहले से ही अंग्रेजों के अधीनस्थ था, तो सब जो है अंग्रेजों के अधीनस्थ हो जाते हैं। इस तरह से मराठा शक्ति का ह्रास हो जाता है और भारत में ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठगों की अगर मैं बात करूं तो ये विलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ था, ठगों का दमन। ये जो ठग थे ना, ये राहगीरों को लूट लिया करते थे, तो इससे जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो विलियम बेंटिक ने इनका दमन करके लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाई। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रमुखतः विधवा स्त्रियों के उत्थान से नहीं जुड़ा था? तो देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े थे, प्रोफेसर डी के कर्वे भी जुड़े थे, वीरे सलिंगम पुंटलू ये भी जुड़े थे। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, या फिर कहें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर होना था इनमें से कोई नहीं, मतलब सब जुड़े हुए थे ना, सब जुड़े हुए थे, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि उत्थान से कौन जुड़ा था। तो ये सभी जुड़े थे, ये सभी जुड़े हुए थे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके संबंध में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर मैं बात करूं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सन 1856 में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। इन्होंने जो है उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, पहले तो लॉर्ड डलहौजी थे, उनके टाइम पर भी काफ़ी उन्होंने प्रेशर बनाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बाद में जब कैनिंग आता है 1856 में, तो उनके सामने भी ये जो है रिक्वेस्ट करते हैं, आवेदन करते हैं, और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है। अब जो है विधवा स्त्री विवाह कर सकती है, कोई भी उसको रोक टोक नहीं सकता, ब्रिटिश सरकार उसके साथ खड़ी होगी। तो ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अच्छा प्रयास था। प्रोफेसर डी के कर्वे, देखो जो प्रोफेसर डी के कर्वे थे ना, इन्होंने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की। उसके बाद 1906 में, देखो 1899 में विधवा आश्रम पूना में, 1906 में बंबई में
भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रोफेसर D.K. कर्वे। उसके बाद ये जो पुंटलू है ना, ये भी विधवा उत्थान से जुड़े हुए थे। तो तीनों ही विधवा स्त्रियों के उत्थान से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है, इसका प्रारूप सर जॉन सूर ने तैयार किया था। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। बिल्कुल सही है। देखो, स्थायी बंदोबस्त जो कि भारत में इस समय जो बंगाल क्षेत्र था वहीं पर अंग्रेजों का अधिकार था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। इसका प्रारूप बनाया सर जॉन सूर ने। और ये जो व्यवस्था है शुरुआत में तो 10 वर्ष के लिए लाया गया, बाद में फिर इसको स्थायी कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी जमींदारों को मान लिया गया और जो किसान था वो केवल और केवल भूमि का किराएदार बन करके रह गया। मतलब कि भूमि का मालिक कौन होगा? जमींदार होगा। और जमींदार जिस भी किसान को चाहे उसको खेत दे सकता है और न चाहे तो न दे सकता है। तो किसान जो है जमींदारों के रहमो कर्मों पर छोड़ दिया गया किसानों को। तो आप लोग सोचिएगा किसानों से कितना अत्याचार होता रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये दिया है कि सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम क्या था? तो देखो, जो जमींदार जिनको कि भूमि का स्वामी मान लिया गया, ये तभी तक भूमि के स्वामी थे जब तक निश्चित समय में ये लगान चुका देते हैं, तब तक ये भूमि के स्वामी है। अगर देखिए क्या था, एक दिन तय होता था कि आपको इस तिथि के सूर्यास्त तक लगान जमा कर देना है। अगर लगान जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं जमा कर दिया तो आपकी जमींदारी को बेच दिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो ये जो सूर्यास्त का नियम है कई जमींदारों के लिए बड़ा मतलब मुश्किल रहा, क्योंकि कई सारे जो जमींदार हैं वो टाइम पर राजस्व नहीं दे पाते थे, सूर्यास्त से पहले पहुंच नहीं पाते थे, तो उनकी जमींदारियों को छीन लिया गया, नीलाम कर दिया गया। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ गुप्तकालीन नाटक है और दूसरी तरफ उनको लिखने वाले लेखक। देखो, जो गुप्त काल था ना, उसमें साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, नाटक भी लिखे गए थे। आज के समय में जैसे फिल्म बनता है ना, तो उस टाइम पे नाटक मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था। नाटकों का बाकायदा मंचन भी हुआ करता था। तो देवी चंद्रगुप्तम इसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी ने। मृच्छकटिकम शूद्रक चारुदत्तम भास ने लिखा था। इसके अलावा जो विशाख दत्त था, इसकी एक और रचना है मुद्रा राक्षस। महाकवि कालिदास जी की 2 नाटक और हैं, विक्रमो उर्वशीयम और क्या है, एक विक्रमो उर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, ये महाकवि कालिदास जी की। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग ना इसके विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम, देखो देवी चंद्रगुप्तम की अगर मैं बात करूं तो देवी चंद्रगुप्तम में ना जो गुप्त वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके विषय में उनके बड़े भाई थे रामगुप्त, उनके बारे में, और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी। तो ये पात्र हैं इस नाटक के, रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त द्वितीय ये। और यहाँ पर एक शक शासक भी होता है। कहानी ये है कि जो रामगुप्त है उसके समय में जो शक हैं वो लोग आक्रमण कर देते हैं और रामगुप्त से बोलते हैं कि भाई तुम जो है अपनी पत्नी हमको दे दो, हम जो है तुम्हारे राज्य को छोड़ देंगे। और रामगुप्त इस चीज़ के लिए तैयार भी हो गया था। और बाद में क्या होता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो फिर वेश, रानी का वेश धर के शकों के पास जाता है और शकों से वो युद्ध करता है, शकों को परास्त कर देता है। बाद में अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और उसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी से विवाह करके खुद शासक बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है। वहीं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर मैं बात करूं जो कि महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखी गई थी, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कहानी इसमें दी हुई है। कोई राजा दुष्यंत हैं और उसकी जो प्रेयसी शकुंतला, तो इनके प्रणय मतलब प्रेम का इसमें उल्लेख मिला हुआ है। मृच्छकटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने की है, इसमें ना चारुदत्त इसका जो मतलब कैरेक्टर है चारुदत्त है, जो कि
और वसंत सेना, चारुदत्त और उसकी प्रेमिका है वसंत सेना। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब प्रेम वाली कहानी है, लव स्टोरी है। इसमें और भी कैरेक्टर है, जैसे कि राजा है, ब्राह्मण है, जुआरी है, व्यापारी है, चोर है, वैश्या है, बहुत सारे कैरेक्टर इसमें हैं विशाख दत्त के सॉरी शूद्रक के मृच्छ कटिकम में। ध्यान रखेंगे, शूद्रक के मृच्छ कटिकम में। इसके बाद बात करें चारुदत्तम की। चारुदत्तम में इसमें जो नायक है वो है चारुदत्त, चारुदत्त। और चारुदत्त के विषय में कहा जाता है कि ये भास की कल्पना मात्र है। बाकी जो दूसरे हैं ना, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम, ये गुप्त शासक से संबंधित है। दुष्यंत के विषय में भी कहा जाता है कि ये भी किसी समय में राजा थे। मृच्छकटिकम का भी जो कैरेक्टर है वो भी था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो चारुदत्तम का जो चारुदत्त है वो कल्पना मात्र बताया जाता है। जो भी हो, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो कूट का मिलान आप लोग कर लीजिएगा। क्या होगा कूट, एक बार मैं बता देता हूँ। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य द्वारा कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया था। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। टोटल कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद हैं। और कितने उपनिषद, 108 उपनिषद हैं, ध्यान रखना। 108 उपनिषद में से 10 उपनिषदों पर ये जो आदि शंकराचार्य हैं इन्होंने भाष्य लिखा था, मतलब कि उसकी समरी लिखी थी। कौन कौन से हैं वो उपनिषद, अगर आप लोग नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ईश, पहला है ईश उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद, चौथा है प्रश्न उपनिषद, पांचवा है मांडुक्य उपनिषद, छठवां है मुंडक उपनिषद, सातवां है तैत्तिरीय उपनिषद, आठवां है ऐतरेय उपनिषद, नौवां है छांदोग्य उपनिषद, 10वां है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इन 10 उपनिषदों पर ये जो शंकराचार्य जी थे इन्होंने भाष्य लिखा था। ध्यान रखेंगे, भाष्य। अच्छा, इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी ना, जो आदि शंकराचार्य हैं इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, जिनको शक्ति पीठ बोला जाता है ना, शक्ति मठ, मठ बोला जाता है ना। 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। जो शक्ति मठ है वो तो माँ दुर्गा से संबंधित है। तो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी भारत के अलग अलग हिस्से में। तो चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में स्थापना की थी ना। पूर्व की अगर मैं बात करूं, पूर्व की, तो यहाँ पर जो जगन्नाथ पुरी है, पुरी है ना, पुरी, तो पुरी में गोवर्धन पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, उड़ीसा में है ना पुरी, तो पुरी में गोवर्धन पीठ। उसके बाद आप पश्चिम में आएंगे, पश्चिम में आएंगे तो द्वारका में शारदा पीठ, द्वारका में शारदा पीठ। उत्तर में जाएंगे बद्रीनाथ, उत्तर में जाएंगे बद्रीनाथ, वहां पर है आपका ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ। उसके बाद दक्षिण में आएंगे श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक में है, श्रृंगेरी पीठ। तो ये 4 पीठ या फिर कहें मठ, इनकी स्थापना किसने की थी, आदि शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ पर आपका आंसर 10 हो जाएगा, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, धर्मगज नामक पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय से संबंधित था। धर्मगज ये एक पुस्तकालय था, किसी विश्वविद्यालय से संबंधित। हमारे भारत में प्राचीन समय में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे ना, जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इन्हीं में से किसी एक विश्वविद्यालय में एक धर्मगज पुस्तकालय नामक पुस्तकालय हुआ करता था। तो इसका संबंध है नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय में हस्तलिखित पुस्तकों का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसका नाम था धर्मगज पुस्तकालय। ये जो धर्मगज पुस्तकालय है, इसके विषय में कहा जाता है कि ये 9 मंजिला था। कितने मंजिलों वाला था, 9 मंजिलों वाला पुस्तकालय था। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना विशाल था और इसमें कितनी बड़ी संख्या में पुस्तकें रही होंगी। और सभी पुस्तकें हस्तलिखित थी, और कई पुस्तकें ऐसी थी जिसकी कॉपी नहीं बनाई गई थी, मतलब कि वो केवल और केवल एक थी, जो भी मूल लेखक था
उसने लिखी थी। तो कई सारी जो है उसमें पांडुलिपि बोला जाता है ना इस टाइप के लेखों को जिसकी कोई प्रति नहीं होती। तो मूल प्रतियां भी थी कईयों की जिसकी कॉपी नहीं बनी हुई थी। तो टोटल 9 मंजिला, और ये जो 9 मंजिला पुस्तकालय है ये 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में बटा हुआ था ये पुस्तकालय। पहला था रत्न सागर, पहला रत्न सागर, दूसरा था रत्न दधी, रत्न दधी, तीसरा था रत्न रंजक, रत्न रंजक। तो ये 3 भागों में बटा हुआ था ये पुस्तकालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में था। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त, गुप्त वंश का शासक था ना कुमार गुप्त, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं, हर विषय की शिक्षा दी जाती थी, हर विषय की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। विशेष करके जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते थे, और भारत ही नहीं यहाँ से बाहर दूसरे देशों से भी लोग पढ़ने को आते थे। जो वेनसोंग था ना, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया था, तो उसने भी यहाँ पर अध्ययन किया, साथ ही साथ अध्यापन किया था। तो यहाँ जो विशाल पुस्तकालय थी उस का नाम क्या था? धर्मगज, जो कि 9 मंजिला था। यहाँ पर पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अच्छा, जिस समय वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में आया तो उस समय यहाँ का जो कुलपति, जिसको डीन बोला जाता है ना, कुलपति को डीन, तो वो था शीलभद्र, शीलभद्र। ये वेनसोंग के समय में यहाँ का कुलपति हुआ करता था। अच्छा, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको किसने नष्ट किया था? तो जो मोहम्मद गोरी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। एक मिनट, यही नाम था क्या? क्या नाम था? खिलजी, शायद मैं नाम थोड़ा सा गलत ले रहा हूँ मेरे ख्याल से। ऐसा ही कुछ नाम था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आप लोग खिलजी याद रखिएगा। एक मिनट, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था, खिलजी था वो। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी का साथी था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हाँ ऐसे ही कुछ नाम था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो खिलजी था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इस खिलजी को ना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसको जीतने के लिए भेजा जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दे दिया जाता है कि तुम जो है इसको देखो। बाकी जो मोहम्मद गोरी है अपने दूसरे गुलाम खिलजी को, उसको भेज देता है बिहार, उड़ीसा, बंगाल को जीतने के लिए। अब ये जो खिलजी है ये आगे बढ़ता है और नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास पहुंचता है। अब सोचो, 9 मंजिला एक इमारत को दिखता है। देखो, 9 मंजिला तो केवल एक पुस्तकालय था, इसके अलावा पूरा नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर अलग अलग कक्षाएं लगती रही होंगी, विद्यार्थियों के रहने के लिए वहाँ पर हॉस्टल्स भी थे, तो वो कितना बड़ा रहा होगा। तो कहते हैं कि ये जो खिलजी था ना, इसको लगा कि ये कोई सैन्य शिविर है, कोई किला है, तो इसने जो है अपने सैनिकों को बोला कि इसको आग लगा दो। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को उसने आग लगा दिया और यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे कहीं तो जल के मर गए होंगे और कई जो है जान बचा करके भाग गए। चलो ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो तो जैसे तैसे जान बचा करके भाग गए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो किताबें रखी गई थी, जो पुस्तकें थी, जो हस्तलिखित थी, उनमें भी कई सारी पुस्तकें ऐसी थी जिनकी दूसरी प्रति तैयार नहीं की गई थी। वो पांडुलिपि के रूप में थे, मूल प्रतियां थी, उनकी कॉपी कहीं भी नहीं थी, तो वो भी यहाँ पर जल करके राख हो गया। तो सोचिए कितनी मतलब कि कितनी सारी पुस्तकें वहाँ जल गई होंगी। अगर आज के समय में वो किताबें होती तो हम जो है उस दौर को और अच्छे से समझ पाते, लेकिन जो आक्रमणकारी खिलजी था उसने इसको आग के हवाले कर दिया। और ये जो खिलजी ना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं, उस समय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और उस क्षेत्र में जितने भी बौद्ध विहार थे जो कि शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उस समय, उन सब को नष्ट कर दिया था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगज पुस्तकालय। अच्छा, ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है ये गुजरात में था और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज का जो पाकिस्तान है उस तरफ हुआ करता था मौर्य काल में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें आप लोगों को ज़रा भी डाउट लगता है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।